हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय शिक्षा और प्रारंभिक प्रयास। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इस सब्जेक्ट का बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्वतंत्रता पश्चात प्रारंभिक शिक्षा के प्रयास, जिसमें आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संवैधानिक प्रावधान, भारतीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, समीक्षा समिति 1990, कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992, वर्तमान योजनाएं और मूल्यांकन कार्य। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा के प्रयास। तो 200 वर्षों का लंबा अंतराल किसी भी व्यवस्था के अस्तित्व को धूमिल कर देता है। हमारे देश भारत ने अपनी सभ्यता व संस्कृति को जिस माध्यम से सुरक्षित रखा वह थी शिक्षा। स्वतंत्रता के बाद नवीन सरकार के समक्ष यह चुनौती थी कि शिक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप कैसे पुनर्जीवित किया जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये बोला गया कि शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की तरफ से कदम बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने जहाँ एक और पंचवर्षीय योजनाओं के शिक्षा के महत्व में स्वीकारा, वहीं दूसरी तरफ भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में कतिपय प्रावधानों को शामिल करके शिक्षा को न केवल सर्वजन सुलभ बनाया बल्कि वरन उसके उल्लंघन के प्रति संरक्षण भी प्रदान किए। अब देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, आपको इसमें मेन पॉइंट यहाँ से देखना है, ठीक है। वो उसकी शुरुआत थी। अब देखिए अनुच्छेद 21 जैसे हमने पढ़ा है, ठीक है। अनुच्छेद 21 क्या है? तो किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस अनुच्छेद में मानव गरिमा के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है, अभी जिसे हाल ही में 86वें संशोधन 2002 21 को जोड़कर पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है, ठीक है। उसमें शिक्षा का प्रावधान है। अब देखिए जो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। सेकंड की इसका उद्देश्य विशेषकर उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है जो विद्यालय कभी पढ़ने नहीं गए या फिर पढ़ाई छोड़ दी है। तीसरा पॉइंट है कि अनुच्छेद 32, इसमें रीट याचिकाओं के माध्यम से भाग 3 में प्रत्याभूत अधिकार के उल्लंघन हेतु न्याय की मांग का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 28 में राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किया संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 में राज्य निधि द्वारा पोषित शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश कर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद जो 30 होता है वो होता है कि अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने प्रशासन की पूरी आज़ादी होगी, ठीक है। अगला पॉइंट ये कहता है कि आप चर्चा कर सकते हो कि शिक्षा का अधिकार धर्मनिरपेक्षता को किस प्रकार बढ़ावा देता है, ठीक है। संवैधानिक प्रावधानों को मूर्त रूप देने के लिए सरकार ने कुछ आयोग समितियों की नियुक्ति की, जिनका वर्णन इस प्रकार है। तो देखिए सबसे मेन पॉइंट है कि भारतीय शिक्षा आयोग, जो भारतीय शिक्षा आयोग था, एग्जाम में 100% इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बहुत ही विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए इस आयोग की नियुक्ति सन 1964 में की गई थी। किसकी? तो भारतीय शिक्षा आयोग की। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे दौलत सिंह कोठारी, इसलिए इसे कोठारी आयोग भी कहा जाता है, ठीक है। हमने कल डिस्कस भी किया था
तो भारतीय शिक्षा आयोग मतलब इस आयोग की नियुक्ति सन 1964 में की गई। इसके अध्यक्ष जो थे वो दौलत सिंह कोठारी थे, इसलिए इसे कोठारी आयोग भी कहा जाता है। यही सर्वप्रथम आयोग था जिसने तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का समग्र अवलोकन किया और प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। ठीक, तो देखिए इसमें आपको पॉइंट क्या याद करना है। सबसे पहले ये कि भारतीय शिक्षा का आयोग की नियुक्ति कब हुआ, तो 1964। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हो गया। फिर दूसरा पॉइंट ये कि किसके अध्यक्ष में, तो दौलत सिंह कोठारी के अध्यक्ष में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन या नियुक्ति हुआ, इसलिए इसे कोठारी आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग भी कहा जाता है। ये सबसे पहला आयोग था जिसने तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का मतलब शिक्षा व्यवस्था का समग्र अवलोकन किया और प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। चलिए ये देख लेते हैं कि इनकी जो सिफारिशें थी वो क्या क्या थी। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग की, जिसे कोठारी आयोग भी कहा जाता है। तो शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का 5 लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। ये सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है, कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का 5 लक्ष्य अवश्य होने चाहिए। अब देखिए इनमें सबसे पहला जो सिफारिश थी ये कि शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना, शिक्षा का आधार लोकतांत्रिक हो, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता कायम हो, शिक्षा द्वारा सामाजिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो, शिक्षा द्वारा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए, संपूर्ण देश में एक समान शैक्षिक संरचना हो और सामान्य शिक्षा 10 वर्षीय हो जिसका वर्गीकरण इस प्रकार हो, जैसे कि 1 से 3 वर्ष की पूर्व जो है वो प्राथमिक शिक्षा और 4 या 5 की जो वर्ष होता है उसमें निम्न प्राथमिक शिक्षा देनी चाहिए। फिर 3 वर्ष की जो होती है वो उच्च प्राथमिक शिक्षा या 2 या 3 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए और 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें कोठारी आयोग में बोला गया। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट है कि शिक्षा का प्रारंभिक स्तर की मूल अतएव इसमें गुणात्मक प्रगति का ध्यान रखा जाए। शिक्षक ही बालक का सच्चा मार्गदर्शक है, अतएव उसकी सेवा शर्तों व वेतन दशा में समयानुसार परिवर्तन जरूरी है। शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, शैक्षिक अवसरों की समानता के क्रम में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क हो और निर्धन छात्रों को शिक्षण सामग्री निःशुल्क मिले और पुस्तक बैंकों की स्थापना की जाए। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि प्रोत्साहन के रूप में छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए। विद्यालय स्तर पर अपव्यय और अवरोधन को रोकने के लिए प्रयास हो। ठीक है, और निम्न स्तर पर पाठ्यक्रम सरल व औपचारिक होना चाहिए। विद्यालय प्रबंध प्रणाली का विकेंद्रीकरण हो और बालकों को रुचि योग्यता को ध्यान में रखकर शिक्षण विधियां अपनाई जाए। शिक्षा के माध्यम के रूप में त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाए। उपयुक्त वर्णन से हमने जाना कि कोठारी आयोग की सिफारिशें देश की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप थी। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है यही कि जो कोठारी आयोग था, ठीक है, इसकी जो सिफारिश थी वो देश के हित में था। ठीक है, अब देखिए इसमें ध्यान देने योग्य बातें क्या है। सन 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, जो गठित विश्वविद्यालय आयोग किसकी अध्यक्षता में, तो सन 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय आयोग यानी उच्च शिक्षा से 1952 से 1953 में गठित मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा के सुधार से संबंधित था। कोठारी आयोग की अनुशंसा पर तत्कालीन भारत सरकार ने सन 1968 में भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की, जिसमें समावेशित बिंदु इस प्रकार हैं।
देखिए सबसे मेन पॉइंट है कि जो कोठारी आयोग की अनुशंसा पर जो तत्कालीन भारत है सरकार ने सन 1968 में भारत की पहली शिक्षा नीति घोषित की। तो प्रश्न ये आ सकता है कि भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई? तो 1968 में कोठारी आयोग की अनुशंसा पर। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित कब हुआ? तो सन 1968 में। अब देखिए जो पहली शिक्षा नीति थी वो क्या थी? ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉइंट था वो था निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। सेकंड की विद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का माध्यम हो और त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन सुनिश्चित हो और कार्य अनुभव शिक्षा का अभिन्न अंग हो। समान स्कूल पद्धति का प्रारंभ किया जाए व परीक्षा प्रणाली में विश्वसनीयता व वस्तुनिष्ठता हो, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी होने चाहिए। उसके बाद समाज के उत्पादक कार्य पाठ्यक्रम में अवश्य शामिल हो। अब देखिए सन 1979 में पुनः सन 1979 में पुनः सरकार ने नई शिक्षा नीति ड्राफ्ट की किंतु वह सत्ता परिवर्तन के कारण मूर्त रूप न ले सकी, मतलब उसको जारी नहीं हो पाया। सन 1985 में तत्कालीन सरकार ने शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज प्रकाशित किया। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि शिक्षा की चुनौती यानी तत्कालीन सरकार ने शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज कब प्रकाशित किया था? तो 1985 में, जिस पर विस्तार से शिक्षा के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और ये चर्चा ही नई शिक्षा नीति 1986 का आधार बनी, जिसका सार इस प्रकार है। शिक्षा का आयोजन व प्रबंध दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में तैयार किया जाए, उसे देश की विकासात्मक आवश्यकताओं से जोड़ा जाए। प्राथमिक शिक्षा जो हो वो बाल केंद्रित होना चाहिए और आज के टाइम में वही है। ठीक है, उसके बाद सेकंड की प्रारंभिक स्तर पर गतिविधियाँ शिक्षा का आधार हो और बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों एवं शिक्षा संस्थाओं को अधिक सुविधाएं दी जाए। अगला पॉइंट कि पर्यावरण संरक्षण पाठ्यक्रम में शामिल हो और कार्य अनुभव अधिगम प्रक्रिया का अनिवार्य घटक बने। छात्रों को किसी भी कक्षा में फेल न किया जाए। ठीक है, और मूल्यांकन प्रक्रिया में रटने का स्थान न हो, अंकों के स्थान पर ग्रेड दिया जाए। ठीक, आप देख सकते हो ये सब यहीं से स्टार्ट हुआ है, इसकी शुरुआत हुई है। उसके बाद बोला जाता है कि प्रश्न पत्र निर्माताओं को प्रशिक्षण दिया जाए और राष्ट्रीय मूल्यांकन सेवा शुरू की जाए। ग्रामीण, जनजातीय, पर्वतीय एवं पिछड़े इलाके के गरीब बच्चों के लिए गति निर्धारक विद्यालय खोले जाए और अधिगम प्रक्रिया मूल्यों की शिक्षा से युक्त हो। बालक राष्ट्रीय संपत्ति है, इनके पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य देखभाल के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाएं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत प्रत्येक विद्यालय में 2 कमरे और 2 शिक्षक अवश्य होने चाहिए और शिक्षकों को अस्त्रोन्नयन के लिए प्रयास हो और जवाबदेही के मानक तैयार किए जाएं। उसके बाद उपयुक्त सिफारिशों में राष्ट्रीय आवश्यकता के आधार पर 1990 में कुछ संशोधन किए गए, जिसमें डॉक्टर राम मूर्ति जी थे, जिन्होंने निम्नांकित बिंदुओं पर विशेष बल दिया। अब देखिए फिर से आए जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राम मूर्ति, उन्होंने राष्ट्रीय आवश्यकताओं के आधार पर 1990 में कुछ संशोधन किए जो इस प्रकार थे। उनके अनुसार, किनके अनुसार? तो डॉक्टर राम मूर्ति के अनुसार फर्स्ट यही हो जाता है कि संपूर्ण देश में +2 स्तर को स्कूल शिक्षा के अंग के रूप में स्वीकार किया जाए और समानता के लिए शिक्षा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को व्यापक बनाया जाए और 3 कमरे एवं 3 अध्यापक की व्यवस्था हो। उसके बाद विद्यालय में 50% अध्यापक महिला हो और प्राचीन भाषा संस्कृत के प्रसार पर बल दिया जाए। कंप्यूटर शिक्षा प्रक्रिया का अंग हो। उसके बाद बोला गया कि अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के नामांकन दर को बढ़ावा दिया जाए और शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना हो, यानी शिक्षक समस्याओं के शीघ्र समाधान हेतु कुछ उपाय ढूंढा जाए। शिक्षा व्यय राष्ट्रीय आय का कम से कम
6% होना चाहिए। उसके बाद 1990 में यशपाल समिति, ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 1990 में यशपाल समिति ने पाठ्यक्रम के भारी भरकम बोझ को कम करने का सुझाव दिया। तो प्रश्न यहाँ से ये आ सकता है कि 1990 में किसने पाठ्यक्रम को थोड़ा कम करने का सुझाव दिया, तो वो था यशपाल समिति। राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसा पाठ्यक्रम हो तथा पारंपरिक शिक्षा के स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा का रूप दिया जाए। अब देखिए कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992। भारत सरकार ने 23 खंडों में क्रियान्वयन कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है, जो कि बहुत ही IMP है गाइस। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बारी। तो फर्स्ट यही कि नारी समानता के लिए शिक्षा, सेकंड की अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा, पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, नवोदय विद्यालय, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, मुक्त शिक्षा, उपाधि की रोजगार से विलगता एवं मानव शक्ति नियोजन, ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान, तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, भाषाओं का विकास, ठीक है। उसके बाद सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, भाषाओं का विकास, जनसंचार एवं शैक्षिक तकनीकी, खेल, शारीरिक शिक्षा एवं युवा, ठीक है, मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षा सुधार, अध्यापक व एवं उनका प्रशिक्षण, शिक्षा का प्रबंध, ठीक है। तो ये क्या है आपके कार्यान्वयन कार्यक्रम 1952 में 23 खंडों में इसको विभाजित किया गया, ठीक है, कि इस तरीके से जितने भी कार्य होंगे इसका कार्यक्रम है, ठीक है। अब देखिए वर्तमान योजनाएं में जैसे कि मध्याह्न भोजन योजना, जैसे कि जो दोपहर का भोजन दिया जाता है उसको मध्याह्न भोजन योजना बोला जाता है, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण का राष्ट्रीय कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य पर्पज यही था कि पोषण का स्तर सुधारने एवं उसको सुलभ बनाने के लिए प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना था, जिसमें बच्चों को पका हुआ भोजन दिया जाए। तो आज वर्तमान के टाइम में आप देख ही सकते हो। फिर दूसरा जो अभियान चलाया गया वो था सर्व शिक्षा अभियान। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है गाइस, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो आपका दोपहर का भोजन दिया जाता है वो 15 अगस्त 1995 से इसको शुरू किया गया, और उसके बाद जो सर्व शिक्षा अभियान वो 2001 से प्रारंभ की गई, जिसका लक्ष्य ये था कि 6 से 14 वर्ष के बाद जितने भी बच्चे होंगे उनको प्राथमिक शिक्षा गुणवत्ता सहित पूरा करने को प्रोत्साहित करेगा। फिर अगला टॉपिक है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, यानी यह योजना जो थी वो बालिकाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति, शहरी वंचित बच्चों, विकलांगों के लिए विशेष सहयोग उपलब्ध कराना है। नोट, इन समस्त योजनाओं के बारे में आप विस्तार से शिक्षा के नवीन प्रयास वाले अध्याय में अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है, इसमें जितने भी ये टॉपिक है हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। अब देखिए जनशाला कार्यक्रम, इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य ये था कि अनुसूचित जाति के बच्चों, अल्पसंख्यक, कामकाजी बच्चों तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देकर सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम को समर्थन प्रदान करना, और प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम उन क्षेत्रों में चलाया जा रहा है जहां ग्रामीण बालिका साक्षरता कम है, जहां मतलब लड़कियों की संख्या कम है पढ़ने लिखने में, तो इसलिए ये जनशाला कार्यक्रम खोला गया, ठीक है। उसके बाद आया शिक्षा कर्मी कार्यक्रम। यह विशेषकर उन क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण व गुणवत्ता में सुधार करना है जो दूर दराज, अर्धशुष्क एवं सामनामिक रूप से पिछड़े हैं। अब देखिए उसके बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्रों में आवासीय सुविधा सहित शिक्षा का प्रसार करना है, तो वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। उसके बाद आपका आया मोहम्मद आजाद एजुकेशन फाउंडेशन। इसका
मकसद शैक्षिक रूप से जो पिछड़े अल्पसंख्यक में शिक्षा का प्रसार करना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति सन 1977-78 से निर्धन एवं प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहन हेतु मैट्रिक पूर्व, ठीक है मौट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियों आवंटित की जा रही है। तो इसके संदर्भ में देखिए क्या लिखा गया है कि देश के दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए एडोसैट की भी सहायता ली जा रही है। विभिन्न सरकारों द्वारा प्राथमिक स्तर के उन्नयन के लिए किए गए प्रयासों के फलस्वरूप देश में साक्षरता दर 18.3% 75% तक पहुंच गई है और विद्यालयों की संख्या 2 लाख से तकरीबन 8 लाख तक हो चुकी है। शिक्षक संख्या में आज़ादी के बाद से 10 गुनी की वृद्धि हो चुकी है और बालिका शिक्षा में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। छात्र संख्या 6 करोड़ के आसपास है। इस प्रकार भारत में आज़ादी के बाद से ही शिक्षा का क्षेत्र सतत प्रगति की ओर अग्रसर है। तो आप देख ही सकते हो वर्तमान में जो शिक्षा का प्रसार है वो बहुत ही ज़्यादा है और हर कोई अपने बालक को या बालिका हो सबको घर वाले या कोई भी पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो गाइस हमने जैसे कल बताया था कि जितने भी अभ्यास प्रश्न हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने सोचा कि सबसे पहले आपके जितने भी लेसन है एक बार पूर्ण तरीके से हम देख लेते हैं किसमें क्या डिस्कस करना है। उसके बाद ये जितने भी अभ्यास प्रश्न है मैं आप सभी को नोट्स बना के प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए। तो अभी हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं जितने भी लेसन है, उसके बाद हम जितने भी ये अभ्यास प्रश्न है बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस करेंगे ताकि एक बार हम अच्छे से पूर्ण पढ़ लेंगे। उसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपका सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर, तो इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।